हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायो-सेवर्ट के नियम के बारे में। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑरेस्टेल। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बात बताई कि जब हम किसी चालक तार या फिर कोई भी चालक पदार्थ हो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने ये बात तो बता दी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाया था कि वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, किन किन बातों पर निर्भर करेगा। यानी कि कब चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न होगा, कब ज्यादा उत्पन्न होगा, क्या चुंबकीय क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने ये सभी चीजें नहीं बता पाई थी। तो फिर उसके बाद उसी प्रयोग को दोबारा करने के लिए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बायो और दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सेवर्ट। इन लोगों ने क्या किया, उस नियम को दोबारा से यूज किया और क्या किया, अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए अब इनका नियम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायो तथा सेवर्ट ने सबसे पहले क्या किया, एक धारावाही चालक तार लिया, ठीक है, जिसकी लंबाई उन्होंने L मान ली और उन्होंने क्या किया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। ठीक है, विद्युत धारा को I से दिखाते हैं ना, तो हम लोगों ने क्या किया कि इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित कर दी। फिर उन्होंने क्या किया, इस तार का एक छोटे से टुकड़े के लिए उन्होंने सोचा कि चलो इस छोटे से टुकड़े के लिए ज्ञात करते हैं कि किसी बिंदु पर क्या इसका विद्युत क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसको उन्होंने नाम दे दिया DL। ठीक है, क्या नाम दे दिया, DL। DL का मतलब होता है डिफरेंशियल पार्ट। फिर उन्होंने क्या किया, इससे R दूरी पर मान लिया कोई बिंदु P है। कितनी दूरी पर है, कोई बिंदु P है जो कि इससे R दूरी पर है। किससे R दूरी पर है, ये जो अल्पांश लिया है ना DL, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। फिर उन्होंने क्या किया कि इसके बीच जो कोण बना है ना, ये वाला जो कोण है, इसको उन्होंने थीटा नाम दे दिया। क्या नाम दिया, थीटा नाम दे दिया। फिर उन्होंने बताया कि ये जो अल्पांश DL है, इसके कारण जो इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किन किन बातों पर निर्भर करेगी। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या चीजें बताई। अब इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। देखिए, उन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी B, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको हम लोग B से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो तार में प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होगी। ठीक है, किसके समानुपाती होगी, तार में प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होगी। और इसको उन्होंने मान लिया समीकरण नंबर 1। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस अल्पांश DL के भी समानुपाती होगी। ठीक है, यानी कि जितना बड़ा तार होगा, जितना बड़ा टुकड़ा होगा, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा। तो क्या बोला उन्होंने कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अल्पांश DL के भी समानुपाती होगी। देखिए, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर उन्होंने तीसरी बात क्या बताई कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ये जो कोण बना है ना, इसकी ज्या के समानुपाती होगी। यानी कि अल्पांश DL और P के बीच जो कोण बना है, ये जो थीटा कोण बना है, इसकी ज्या के समानुपाती होगी। ज्या का मतलब होता है साइन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइन जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ज्या। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B होगी वो साइन थीटा के समानुपाती होगी। फिर उन्होंने चौथी बात क्या बताई कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अल्पांश DL से बिंदु P तक की जो दूरी R है, अल्पांश DL से जो बिंदु P तक की दूरी R है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। देखो, व्युत्क्रमानुपाती को कैसे लिखते हैं, 1/, में लिखते हैं ना, तो क्या बोला, R² के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 4, और इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ तक आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब उन्होंने क्या किया, इन सभी समीकरण को एक में मिला दिया। तो चलिए देखते हैं इन्होंने इन समीकरणों को एक में कैसे मिलाया। देखिए, जब हम इन चारों समीकरणों को मिलाएंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा। देखिए, B तो सब में से कॉमन मिल जाएगा और क्या होगा, अनुक्रमानुपाती क्या मिलेगा, ऊपर हम लोगों को I मिल जाएगा और DL मिल जाएगा और साइन थीटा मिल जाएगा।
ठीक है, और बटे में क्या होगा, आर स्क्वायर बच जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कि जब हम इन समीकरणों को मिलाएंगे तो हमको ये समीकरण प्राप्त होगा। अब आप लोगों को पता है कि जब हम लोग अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तब कोई कांस्टेंट यानी कि कोई नियतांक लगाते हैं। तो इसमें वो कौन सा नियतांक आएगा आप लोग जान लीजिए, b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट अपान 4 पाई एक नियतांक आता है, और क्या बचता है यहाँ पे, आइडियल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये हमको फार्मूला प्राप्त होता है बायो-सेवर्ट के नियम का, और इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल में भी करते हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये पूरा का पूरा डेरिवेशन और इन्होंने जो प्रयोग किया, जो ऑस्टेन ने प्रयोग किया, वो सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।